हाँ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर आज अपना कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 6 पार्ट इसके बने हैं। बहुत ही शानदार चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ढेरों आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था और 6 के 6 पार्ट, एक से बड़े चैप्टर इसमें पार्ट थे। और आज की अपन बात करें तो 3 टॉपिक अपने बच जाते हैं, तीनों अपन आज कंप्लीट कर लेंगे। एक तो भारत में जो कृषि का विकास वो कैसे हुआ, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया, मतलब कैसे भारत में जो कृषि है वो कैसे ग्रोथ की, उसने क्या क्या हमने योजनाएं बनाई, क्या क्या स्कीम्स बनाई, क्या प्लानिंग करी, वो सब इसमें पढ़ेंगे अपन। दूसरा, कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा प्रौद्योगिकी विकास और टेक्नोलॉजी आई है, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट एंड टेक्नोलॉजी, उसका भी क्या विशेष योगदान रहा, क्या इंपॉर्टेंस रहा, वो पढ़ेंगे अपन। और फिर लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे भारतीय कृषि की कुछ समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। हमारे यहाँ पर खेतीबाड़ी करने में, कृषि करने में क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से हमारे किसान भाई उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाते जितनी करनी चाहिए। 3 मेजर टॉपिक, तीनों ही मेजर टॉपिक जहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, और तीनों ऐसे टॉपिक है जहाँ से आपसे भी आइडियाज़ पूछे जा सकते हैं कि आपकी क्या सुझाव है। इस तरीके से बड़े ध्यान से इसको पढ़ना है। पहले अपन बात लेंगे भारत में कृषि का विकास कैसे हुआ, ठीक है, यानी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है, वो देखेंगे अपन। तो भारतीय कृषि जो है वो 20वीं शताब्दी के मध्य तक इसका प्रदर्शन बहुत दयनीय था। अभी जैसे 21वीं शताब्दी चल रही है अभी अपने, ठीक है, 2000 के ऊपर का मतलब 21वीं शताब्दी। लेकिन बात करें अपन 20वीं शताब्दी, इसके पहले वाले शताब्दी 1901 से लेके 2000 तक का टाइम पीरियड 20वीं शताब्दी कहलाता है, ठीक है। उस 20th सेंचुरी के अंदर मध्य तक 1950 के समथिंग 50-60 तक हमारी स्थिति बहुत दयनीय थी। यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर टिल द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी इज परफॉर्मेंस वाज वेरी पैथेटिक, ठीक है, काफ़ी दयनीय स्थिति थी। और ये समय था भयंकर अकाल और सूखे का। उस टाइम पर क्या भयंकर अकाल पड़ गया। अब आपको पता है इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर है मोस्टली जो है वो डिपेंड है अपने वर्षा पर, बारिश पर। अब अकाल पड़ गया, बारिश हो नहीं रही है, तो सीधी सी बात है फिर वहाँ पर सूखा भयंकर तरीके से होगा, ठीक है। तो यानी कि दिस पीरियड विटनेस सर्व ड्रॉट्स एंड फेमनेस, ये मेन कारण हुआ। फिर मेन कारण ये भी हो गया कि देश का विभाजन 1947 में, पाकिस्तान अलग हो गया भारत से। तो उस टाइम पर उसके साथ में भी बहुत सारी ज़मीन जो इंडिया की थी, काफ़ी उपजाऊ ज़मीन थी, अपन ने कल भी पढ़ा था, कल की क्लास में भी, वो और चली गई। तो उसका 1/3 सिंचित भूमि, 1/3 भूमि चली गई पाकिस्तान में सिंचित, ठीक है, जहाँ पर खेतीबाड़ी होती थी, वो भी बड़ा नुकसान हुआ हमें। ड्यूरिंग पार्टीशन अबाउट 1/3 ऑफ द इरीगेटेड लैंड इन अनडिवाइडेड इंडिया वेंट टू पाकिस्तान, वहाँ पर चली गई 1/3, ठीक है। अब ये तो कुछ बातें थी बेसिक, जहाँ पर अपन ये पढ़ रहे हैं कि भारत ने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो शुरुआत की, क्या क्या प्रॉब्लम थी। अब देखते हैं कि फिर ऐसी प्रॉब्लम में जब अकाल पड़ गया, देश का विभाजन हो गया, 1/3 वहाँ पर पाकिस्तान में चली गई, तो फिर हम हो गए आज़ाद। 1947 के में अपन आज़ाद हो गए। उसके बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में कुछ उपाय अपनाए, कुछ मेजर्स या कुछ उपाय अपनाए, वो देखते हैं अपन क्या क्या अपने उपाय अपनाए। एक तो अपनाया कि व्यापारिक फसलों की जगह खाद्यान्न फसलों का उगाए जाना। पहले क्या था कि व्यापारिक फसलें, मतलब जिससे बिजनेस हो, वो फसलें ज़्यादा करते थे। लेकिन अब कहा कि नहीं यार, खाद्यान्न फसलों को ज़्यादा उगाओ, खाने की चीज़ ज़्यादा उगाओ, ताकि ये जो भूखमरी मिट जाए देश में, क्योंकि अनाज की ज़्यादा आवश्यकता है, खाने की चीज़ें। तो एक तो हमने ये उपाय किया कि स्विचिंग और फ्रॉम कैश क्रॉप्स और टू फूड क्रॉप्स, कैश क्रॉप की जगह एक काम करो आप फूड क्रॉप्स को उगाओ, एक तो ये प्रयास किया हमने। फिर कृषि गहनता को बढ़ाना, यानी कि इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग और ऑलरेडी कल्टिवेटेड लैंड, यानी कृषि गहनता को और बढ़ाया कि हमें खेतीबाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, और जितने भी कोई अगर बंजर भूमि है तो उसको भी कैसे यूज़ किया जाए, ये प्रयास भी हमने किया। फिर कृषि योग्य बंजर तथा प्रति भूमि को कृषि भूमि में चेंज किया। प्रति भूमि यानी कि जो खाली पड़ी थी, बंजर जो वो भी जैसे ये जंगल टाइप इलाका जो होता है, उसको भी कृषि योग्य भूमि के अंदर कन्वर्ट किया। कैसे न कैसे खेतीबाड़ी को ज़्यादा बढ़ावा करेंगे अपन। तो इंक्रीजिंग कल्टिवेटेड एरिया बाय ब्रिंगिंग कल्टिवेबल एंड फैलो लैंड अंडर प्लग, ये सब अपन ने 3 जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में 3 उपाय अपनाए गए, ये भी हमने किया। फिर इसके अंदर अपन देखें अगर, तो प्रारंभ में इस नीति में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा। जैसे ही इस पॉलिसी को लाए अपन, यानी इस नीति को लाए, तो इसमें क्या हुआ कि खाद्यान्नों का उत्पादन थोड़ा बढ़ा, और बढ़ना भी चाहिए, वही प्रयास करें अपन। तो इनिशियली द स्ट्रैटेजी हेल्प इन इंक्रीजिंग फूड ग्रेन प्रोडक्शन। लेकिन 1950 का टाइम जो आया ना, 1950 के लास्ट तक, उस तक कृषि उत्पादन स्थिर हो गया। स्थिर का मतलब ना तो बढ़ रहा ना घट रहा, बस फिक्स हो गया, जबकि बढ़ना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है इसलिए। यानी कि बट
एग्रीकल्चर प्रोडक्शन स्ट्रेंथ ड्यूरिंग लेट 1950। उस टाइम पे एकदम स्ट्रेंथ का मतलब होता है एकदम स्थिर हो गया, फिक्स हो गया। तो इस समस्या करें क्या बोले अब, क्योंकि अब तो इस तरह रहना तो गलत चीज़ है, ये तो बढ़ते रहना चाहिए, इंक्रीज रहना चाहिए। इसलिए हमने क्या करा, इस समस्या से उभरने के लिए हमने एक काम किया, गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP, यानी कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। हमने क्या करा, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए अपने IADP, एक तो ये प्रोग्राम, पहली बात तो ये प्रोग्राम एज इट इज़ याद कर लो, रट लो, फुल फॉर्म भी याद करनी है, प्लस ये भी ध्यान रखना है इसकी फुल फॉर्म क्या है, गहन कृषि जिला कार्यक्रम। एक तो ये चलाया अपन ने, एक गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम यानी कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम IAAP चलाया। ठीक है, 2 प्रोग्राम बड़े चलाए। लेकिन 1960 के दशक के मध्य में लगातार 2 अकाल फिर पड़ गए, इससे अन्न संकट उत्पन्न हो गया। ये अपन जो पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ते हैं ना, 5 ईयर प्लान, उसके अंदर ये सारी बातें हैं, हालांकि वहाँ पर भी है, लेकिन उसको अगर वो याद आपको नहीं है तो कोई बात नहीं, इतना सा याद रखना कि 1950 के अंत तक, यानी ऐसा मान लीजिए 1950 के लास्ट में, 1950 से मान लो, वहाँ पर समय जो है एकदम स्थिर हो गई थी जो हमारी कृषि उत्पादन है, यानी कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो। इसलिए फिर गवर्नमेंट ने समस्या से उभरने के लिए 2 योजनाएं, 2 कार्यक्रम चलाए। एक का नाम तो था IADP यानी कि गहन कृषि जिला कार्यक्रम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, और एक चलाया IAAP यानी गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम या इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। ये 2 चलाए, वर लॉन्च किए गए। बट फिर उसके बाद में 2 कंसेक्यूटिव ड्रॉट ड्यूरिंग मिड 90s, 1950 जैसे 50 से बाहर निकले, यानी 55 के समथिंग, 55-56 में उनमें वो 56 या अकाल वगैरह ये सब पड़ गए। तो वो अकाल पड़ने की वजह से फिर फूड क्राइसिस भी हमारे देश के अंदर, 2 लगातार अकाल होने की वजह से अन्न का संकट, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। फिर सरकार कुछ और प्रोग्राम करेगी। देखो फिर हमने क्या करा कि 1960 के दशक के मध्य में, क्योंकि अब अकाल तो पड़ गया, भयंकर, अपन को तो धान के अनाज की जरूरत थी, तो हमने मैक्सिको की गेहूँ मैक्सिको और चावल फिलीपींस, वहाँ की किस्में लेके आए। गेहूँ तो मैक्सिको की किस्म लेके आए अपन, और जो चावल और फिलीपींस इनकी यहाँ की किस्म लेके आए, ताकि मतलब पर हेक्टर ज़्यादा पैदावार की जा सके, क्योंकि हमारे वाले जो गेहूँ थे पर हेक्टर बहुत कम पैदा होते थे। इसलिए हमने वहाँ से वो 2-3 किस्म लेके आए, और उससे अधिक उत्पादन देने वाली किस्में थी जो कृषि के लिए उपलब्ध हमने करवाई। तो नाउ सीड वेराइटीज़ ऑफ वीट जो मैक्सिको एंड राइस फिलीपींस लेके आए, नॉन एज हाई यील्डिंग वेराइटीज़, जिसको अपन HYVs कहते हैं, वर अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन मिड 1960s। 1960 के दशक में हमारी सरकार ने बहुत बड़ा कदम ये उठाया, जिससे बहुत अच्छा उत्पादन हुआ, बहुत अच्छी पैदावार हुई। तो कृषि विकास की इस नीति ने खाद्यान्नों के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि, हरित क्रांति, और उसी को अपन हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति के बारे में, ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में अपन पहले पढ़ चुके, तो ये आपको उससे टच कर देगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसका मतलब जो हमने ये गेहूं में और चावल में बेसिकली जो हमने 2 किस्म ला के अच्छी पैदावार की, क्योंकि ये दोनों खाने की चीज़ें हैं, खाद्यान्न फसलें, फूड ग्रेन्स है, और फूड ग्रेन्स ही हमें चाहिए था, इसलिए अच्छी पैदावार, उसी को अपन हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। तो दिस सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ केम टू द नॉन ग्रीन रिवोल्यूशन। दूसरी बात, हरित क्रांति ने कृषि में प्रयुक्त कृषि निवेश, जैसे कि उर्वरक हैं, कीटनाशक हैं, कृषि यंत्र, इन सब में आधारित उद्योग तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास को भी प्रोत्साहन दिया। अब होता क्या है कि अगर ज़्यादा पैदावार चाहिए तो खेत में अपन को क्या डालना पड़ेगा, खाद हैं, उर्वरक हैं, ये जितना भी कीटनाशक हैं, ये कृषि यंत्र हैं, ये सब इनकी भी दुकानें लगानी पड़ी। भाई सीधी सी बात, इतने दिन क्या होता था, थोड़ी सी दूर में गेहूँ करते थे, थोड़ा सा चावल करते थे, वही अपने नॉर्मल जो है सिस्टम होता था कि वही बैल के द्वारा हलों को खींचा जाता था। लेकिन अब यंत्रीकरण आ गया, कृषि की मशीनें आ गई, ट्रैक्टर आ गए, कीटनाशक दवाइयाँ छिड़काव आ गया, जिससे कि जो एक्स्ट्रा घास वास होता है उसको वहीं पर जला दिया जाता था, कुछ उर्वरक भी आ गए। तो इन सब की वजह से लोगों को रोजगार भी मिला, भाई अलग अलग तरह की दुकानें खुली कृषि यंत्र की सब की, तो इससे रोजगार भी बड़े पैमाने पर हुआ, उद्योगों का, छोटे पैमाने के उद्योगों का, इन सब का बिजनेस भी शुरू हो गया। तो वो भी बहुत अच्छी बात है ना। तो यानी कि दिस ऑल्सो गिव फिलिप टू डेवलपमेंट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एग्रो इनपुट्स, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इन सब का भी डेवलपमेंट इसके अंदर बड़ा पैमाने पे हुआ। तो ये भी बड़ी चीज़ है। ठीक है, और फिर अपन बात करते हैं 1980 की। तो 1980 के दशक में देखो अपन ने पहले बात की थी, थोड़ा टाइम पीरियड भी ध्यान रखना, पहले अपन ने 1950 के मिड की बात की थी, ये अपन ने बात की थी 20वीं शताब्दी का टाइम पीरियड था, है ना, 1950 वाला समथिंग, जब अपन आज़ाद हुए उससे पहले वाला टाइम पीरियड। उसके बाद में अपन ने बात की ये 1950 के अंत लास्ट तक। फिर अपन ने बात की ये अपन ने 1960 के दशक में ये जो गेहूं और चावल की अच्छी किस्म ले आए,
अब अपन बात करें 1980 की, ऐसे टाइम पीरियड बना के माइंड में फिट कर लेना ना कि एक तो एक आज़ादी से पहले, या फिर जब अपन आज़ाद हुए थे 1950 तक, 1950 के अंत तक, फिर 1950 से 1960 का यानी मिड का टाइम पीरियड जो 1955-56 वाला, उसके बाद में 60, के बाद में 80, ऐसा, ठीक है। तो 1980 के दशक में भारतीय योजना आयोग, अभी आपको पता ही है इंडियन जो प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग ने योजनाएं बनाई 5-5 वर्ष की, तो 5 वर्ष की योजनाएं बनी। तो वही चीज़ 1980 के दशक में भारतीय योजना आयोग ने वर्षा आधारित क्षेत्रों की कृषि समस्याओं पर ध्यान दिया कि कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो सिर्फ और सिर्फ बारिश पर डिपेंड है, ठीक है। यानी कि द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया फोकस्ड इन अटेंशन ऑन द प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर इज लैंड एरियाज इन 1980s। और योजना आयोग ने 1988 में कृषि ये टाइम पीरियड जरूर याद रखना भाई, 1988। ये मार्क्स आपको यही दिलाएंगे, जो जितने ज़्यादा फैक्ट डाल देगा अपने आंसर में उतने अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि हर किसी को फैक्ट याद रहता नहीं है, और इसीलिए फुल मार्क्स उसी का आएंगे जो थोड़ी बहुत फैक्ट याद रखता हो। 1988 में कृषि विकास में प्रादेशिक संतुलन को प्रोत्साहित करने हेतु कृषि जलवायु नियोजन प्रारंभ किया गया। कि ऐसा कौन कौन सा है जो कृषि क्लाइमेट, मतलब अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, क्योंकि खेती बाड़ी तो वहीं होती है, वैसी होगी जैसा क्लाइमेट होगा, तो उसका नियोजन कैसे किया जाए वो प्रारंभ किया गया अपने 1988 में। तो इट इनिशिएटेड एग्रो क्लाइमेट प्लानिंग इन 1988 टू इंड्यूस रीजनली बैलेंस्ड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन द कंट्री। ये भी अपन को ध्यान रखना था। तो ये अपनी बात कर ली, और यानी कि ये टॉपिक जो फर्स्ट पॉइंट था अपना ये वाला कंप्लीट हो गया। भारत में कृषि विकास कैसे कैसे हुआ, क्या क्या अपने उपाय करे, वो सब अपने पढ़ लिए। अब बात करते हैं कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। एक तो बिल्कुल जैसा कि अपने चावल की और गेहूं की जो अलग अलग किस्म लेके आए मैक्सिको और फिलीपींस की, उससे भी अपन काफ़ी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। और अब कुछ टेक्नोलॉजी जो अंदर आ गई उससे भी क्या क्या हमें बेनिफिट हुआ। तो कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा प्रौद्योगिकी का विकास, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट एंड टेक्नोलॉजी, इस टॉपिक के बारे में अपन जानना चाहेंगे। तो देखो पिछले 50 वर्षों में कृषि उत्पादन तथा प्रौद्योगिकी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है, बिल्कुल हुई है। आजकल 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट तो क्या मतलब एक दिन के अंदर एक ट्रैक्टर आपको पता है कोई 100-200 बीघा जमीन एक साथ बो देता है। 100 से मैं कहता हूँ 200 बीघा तक बो देता है, क्योंकि इतने बड़े हल होते हैं उसके पीछे, एक साथ 12 से 15 हल होते हैं, वो एक साथ इतनी ज़मीन एक साथ ट्रैक्टर, तो आपको पता है क्या टाइम लगेगा। बहुत अच्छी पैदावार कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अच्छी क्वालिटी के बीज हैं। फिर जो एक्स्ट्रा खरपतवार और एक्स्ट्रा घास उग जाती है उसको जलाने के लिए हमारे पास कीटनाशक दवाइयाँ भी है, हर तरह से ग्रोथ कर सकते हैं। वो सब आगे, इसलिए हमने पिछले 50 सालों में बहुत अच्छी तरक्की इस फील्ड में करी है। आज अपन कोई ज़माने में अनाज अपन लेते थे, आज अपन वापस निर्यात भी करते हैं, मतलब अपन एक्सपोर्ट भी करते हैं, बेचते भी हैं। तो ये बड़ी चीज़ है। यानी कि there has been a significant increase in agriculture output and improvement in technology during the last 50 years। कौन कौन से, जैसे कि बहुत सी फसलें जैसे कि चावल तथा गेहूं के उत्पादन तथा, ये तो है ही है क्योंकि हमने विदेशी किस्म यहाँ पर लाए और उसकी बढ़िया तरीके से खेती करी तो बहुत शानदार पैदावार हुई। तो इसके उत्पादन तथा पैदावार में हमें प्रभावशाली वृद्धि हुई। यानी कि अपन अगर बात करें राइस और गेहूँ की, production and yield of many crops such as rice and wheat has increased at an impressive rate। दूसरा, अन्य फसलों मुख्यतः गन्ना है, तिलहन है तथा कपास के उत्पादन में भी काफ़ी अच्छी प्रशंसनीय मतलब वृद्धि हुई है। Among the other crop, the production of sugarcane, oilseed and cotton has the also increased appreciably। तो अपन को ये ध्यान रखना है, appreciating की अपन अगर बात करें, काफ़ी अच्छी प्रशंसनीय बात है ये कि हमने शुगर केन, तिलहन, इन सब के अंदर भी बहुत तगड़ी ग्रोथ करी है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए किन किन में अपन ग्रोथ कर रहे हैं। गेहूं चावल में तो कर रहे हैं, उसके साथ में गन्ना यानी शुगर केन और तिलहन, इनके अंदर भी अपन ऑयल सीड जो है इनमें भी अपन काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। फिर दूसरा, सिंचाई के प्रसार ने देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सिंचाई का प्रसार हुआ है, यानी कि नहरों से, कैनाल्स का पानी भी खूब जगह पहुँचाया जा रहा है ताकि लोग खेती बाड़ी करें, ठीक है। फवारा सिस्टम आ गया तो बहुत इजीली, मशीनरी आ गई तो बहुत अच्छे से खेती बाड़ी हो जाती है। वरना कोई ज़माने में पहले तो ये फवारे वगैरह हुआ भी नहीं करते थे, क्यारी सिस्टम होता था, उससे बहुत कम जगह में खेती हो पाती थी। तो सिंचाई के प्रसार ने देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी एक्सपेंशन ऑफ इरीगेशन हैज़ प्लेड ए क्रूशियल रोल ऑफ इनहेंसिंग एग्रीकल्चर आउटपुट इन द कंट्री। फिर इसने आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी जैसे कि बीजों की उत्तम किस्म, सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। पहले हमारे पास बीज अच्छी क्वालिटी का नहीं हुआ करते थे, कहते हैं नस्ल अच्छी होनी चाहिए। तो बीजों की उत्तम क्वालिटी, रासायनिक खाद, अब हमारे पास में रासायनिक खाद भी आ गई, केमिकल जो अपन बोलते हैं, कीटनाशक आ गया और मशीनरी आ गई हर जगह।
कटाई में टाइम नहीं लगता, बुआई में टाइम नहीं लगता, हर जगह मतलब फटाफट काम हो जाता है। इससे अच्छी पैदावार कम समय में हो जाती है। इन प्रोवाइडेड बेसिक ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी सच एज हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के हमारे पास बीज हो गए, केमिकल फर्टाइल्स हमारे पास में हो गई जिससे एक्स्ट्रा घास वास कट जाती है, और पेस्टिसाइड्स एंड फार्म मशीनरी सब आ गए। तो द नेट इरीगेटेड एरिया इन द कंट्री हैज़ ऑल्सो इंक्रीज, इसलिए हमारे पास में अच्छा खासा जो खेती बाड़ी का जो जगह है वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। हालांकि ये लाइन मैंने हिंदी में नहीं लिखी है, बात एक की है, ठीक है। फिर तीसरा, रासायनिक उर्वरकों की खपत में भी 15 गुना वृद्धि हुई है। रासायनिक जो उर्वरक है उनकी पहले खपत कम थी, लेकिन अब की बार अब जो दिनों दिन हो रहा है 15 गुना वृद्धि हुई है रासायनिक उर्वरकों में। रासायनिक उर्वरक क्या होते हैं कि जैसे एक्स्ट्रा कोई घास फूस का उग जाना, जितने भी कोई कीड़े वीड़े लग जाते हैं ना फसल के, उससे इसका छिड़काव किया जाता है फसल के ऊपर ताकि वो मर जाए और फसल पे कोई नुकसान नहीं होता, फसल बची रहती है। कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज़ इंक्रीज्ड बाय 15 टाइम्स सिंस मिड 60s, ठीक है। 1960 के दशक में अपन देखें तो ये लगभग 15 गुना इसमें वृद्धि हुई है। फिर चूंकि उत्तम बीजों की किस्मों में कीट प्रतिरोधकता कम है, देश में 1960 के दशक से कीटनाशकों की खपत में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। ये भी बड़ी चीज़ है क्योंकि बीज के किस्मों में कीट प्रतिरोधकता कम है, मतलब बीजों की किस्म तो अच्छी है लेकिन जो कीटों को मारने की कैपेसिटी कम है उसमें, इसलिए ऊपर से क्या छिड़कना पड़ता है, कीटनाशक जो कीटों को मार दे, इसलिए इसकी खपत में भी वृद्धि हुई है, ठीक है। सिंस द हाई यील्डिंग वैरायटीज आर हाईली सस्टेनेबल टू पेट्स एंड डिजीज, द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली सिंस 1960। 1960 के दशक में इनका भी काफ़ी जो खपत बढ़ी है, ठीक है। तो 3 पॉइंट बने, कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा प्रौद्योगिकी के विकास के अंदर अपन ने जो 3 पॉइंट पढ़े, ये मेन कारण थे, इन वजह से हमारे जो एग्रीकल्चर उसके अंदर ग्रोथ हुई है। अब लास्ट टॉपिक है कि भारतीय कृषि की समस्याएं, यानी इंडिया में खेती बाड़ी तो की जाती है लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स है। ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं 100% मोस्ट होते हैं। पहली बात तो ये कि अनियमित मानसून पर निर्भरता, बिल्कुल सही। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर की पहली प्रॉब्लम है डिपेंडेंस ऑन एरेटिक मानसून, मतलब कभी तो मानसून आ जाता है टाइम पर, कभी लेट आता है, कहीं पर कम बारिश कहीं पर ज़्यादा बारिश, तो कोई फिक्स नहीं है। और हमारी खूब सारी खेती जो मानसून पर डिपेंड है, इसलिए ये जो अनियमितता है ये बड़ा कारण है। यानी कि भारत में कृषि क्षेत्र का केवल 1/3 भाग ही सिंचित है, बाकी 1/3 का मतलब है, ऐसा मान लो कि 100% जो होता है ना उसका 1/3 का मतलब है 33.33%। ऐसा मैं राउंड फिगर मोटा मोटी बता दूँ 33%, तो 33% ही मात्र सिंचित है। सिंचित का मतलब फव्वारे से, ट्यूबवेल से, कुएं से खेती बाड़ी की जाती है। बाकी जो पीछे बच गया ना आपका 66 या 67%, वो पूरा का पूरा किस पर डिपेंड है, वो आपका पूरा का पूरा डिपेंड है उस पर, बारिश पर। तो अगर इतनी पोर्शन बारिश पर डिपेंड रहेगा तो फिर खेती बाड़ी तो डिस्टर्ब होनी है, क्योंकि कभी तो बारिश होगी कभी नहीं होगी, कहीं पर होगी कहीं पर कम कहीं ज़्यादा, ये कारण है। तो सिर्फ 1/3 ही सिंचित है, इरीगेटेड है। तो इरिगेशन कवर्स ओनली अबाउट 33% ऑफ द कल्टिवेटेड एरिया इन इंडिया, या फिर आप इसको 1/3 भी लिख सकते हो, बात एक ही है। बाकी कृषि जो शेष कृषि है वो वर्षा पर निर्भर है, यानी कि द क्रॉप प्रोडक्शन रेस्ट ऑफ द कल्टिवेटेड डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन रेन, वो बिल्कुल सीधी बारिश पर डिपेंड है। और हमारे जो मानसून आता है उसका नाम तो मैंने आपको ज्योग्राफी में पहले ही बता रखा है, दक्षिण पश्चिम मानसून हमारे आता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की अनिश्चितता व अनियमितता से सिंचाई हेतु नहरी जल आपूर्ति प्रभावित होती है। अगर ढंग की बारिश नहीं होगी तो नहरों में भी तो पानी कहाँ से आएगा, फिर वो भी प्रभावित हुई है, ठीक है। यानी कि poor performance of southwest monsoon also adversely affect the supply of canal water for irrigation, उनके लिए भी प्रॉब्लम्स का काम हो रहा है, क्योंकि प्रॉपर बारिश होगी तभी नहरों में पानी आएगा। दूसरी तरफ राजस्थान की अगर बात करें तो दूसरी तरफ राजस्थान तथा अन्य क्षेत्रों में वर्षा बहुत ही कम होती है, इसलिए अत्यधिक और कभी हो भी सकती है कभी नहीं भी, तो बहुत ज़्यादा अविश्वसनीय है, बिल्कुल सूखा इलाके हैं ये। जैसलमेर जैसी ऐसी जगह है जहाँ पर पूरे साल में एक ही बार बारिश होती है, पढ़ चुके अपन। ऑन द अदर हैंड द रेनफॉल इन राजस्थान एंड अदर ड्रॉट प्रोन एरियाज इज टू मगरी एंड हाईली अनरिलायबल, यानी कि कोई अविश्वसनीय है, हो भी जाए ना भी हो। तो राजस्थान का एग्जाम्पल इसमें डाल देना। तो ये सब कारण है, हमारी समस्या है एग्रीकल्चर की। एक समस्या पढ़ ली, दूसरी समस्या है, अच्छा अभी इसको आगे और पढ़ेंगे कि अभी पूरा नहीं हुआ, अभी फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखा एक सामान्य परिघटना है, लेकिन यहाँ यदा कदा बाढ़ भी आ जाती है। अच्छा ये और झंझट है,
कभी कभी तो ऐसी हालत होती है कि जहाँ बिल्कुल सूखा, लेकिन कभी कभी वहाँ पर बाढ़ भी आ जाती है, तो वो भी तो एक समस्या ही है। बाढ़ आने के बाद में तो क्या खेती होगी वहाँ पर, उल्टा वो कहते हैं ना बुहार के ले जाएगी साथ में अपने साथ में ही, तो ये बड़ी समस्या है। ड्रॉट इज कॉमन फेनोमेना इन द लो रेनफॉल एरियाज विच में ऑल्सो एक्सपीरियंस ओकेजनल फ्लड्स, बाढ़ भी आ जाती है। 2006 से 2017 में महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के जो सूखे क्षेत्र थे जहाँ पर कोई सोच भी नहीं सकता कि बाढ़ आएगी, उन इलाकों में आकस्मिक बाढ़ आई है, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, सूखा तथा बाढ़ भारतीय कृषि की जुड़वां संकट है। या तो पड़ जाता है सूखा या आ जाती है बाढ़। मतलब सूखा का मतलब बारिश बिल्कुल ही नहीं होती बिल्कुल नहीं होती, और जब होती है तो बाढ़ दिला देती है। तो क्या मतलब दोनों का ही, दोनों ही जुड़वां संकट है, समझ गए। ये बड़ा झंझट है हमारे यहाँ, तो ये अपने पढ़ लिया। फिर द फ्लैश फ्लड्स ड्राईलैंड्स महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान इन 2006 to 17 आर एग्जाम्पल ऑफ द फिनोमेना, इसका एग्जाम्पल है। और ड्रोट्स आर फ्लड्स कंटिन्यू टू बी ट्विन मेन्स इन इंडियन एग्रीकल्चर, हमारी भारतीय खेती कृषि को ये डिस्टर्ब करते हैं। दोनों ट्विन है, यानी कि जुड़वां अपन कह सकते हैं कि संकट है हमारे लिए। या तो पड़ता है सूखा या आ जाती है बाढ़। तो ये पहला पॉइंट अपना कंप्लीट हो गया बारिश वाला। सेकंड पॉइंट है निम्न उत्पादकता, लो प्रोडक्टिविटी भी हमारे कारण है। खेती ज़मीन तो है हमारे पास में, लेकिन प्रति हेक्टर या पर बीघा उतनी पैदावार नहीं होती जितनी होनी चाहिए। हालांकि पंजाब हरियाणा में अच्छी पैदावार होती है, क्योंकि वो वहाँ पर पानी, नहरों का पानी है और कैनाल्स का पानी आ जाता है। दूसरी बात वो फर्टाइल वगैरह का अच्छा खासा यूज़ करते हैं, ज़मीन भी ठीक है उनकी। तो भारत में अधिकतर फसलों जैसे कि चावल, गेहूँ, कपास व तिलहन की जो प्रति हेक्टर पैदावार है वो अमेरिका, रशिया और जापान से कम है। तो ये 5 तो नहीं है भाई, कम है, बस उनसे कम है। यानी कि द यील्ड ऑफ द क्रॉप इन कंट्री इज लो इन द कंपेरिजन टू द इंटरनेशनल लेवल। पर हेक्टर आउटपुट ऑफ द मोस्ट ऑफ द क्रॉप सच एज राइस, वीट, कॉटन एंड ऑयल सीड इंडिया इज मच लोअर देन दैट ऑफ यूएस एंड रशिया एंड जापान। उनके जो प्रति हेक्टर जो पैदावार होती है और हमारे जो प्रति हेक्टर पैदावार होती है उससे हम उनसे काफ़ी कम है। ये बड़ा कारण है। तो ज़मीन हमारे पास है, फिर भी हम प्रति हेक्टर उतनी पैदावार नहीं कर पाते, तो वो भी हमारे लिए एक नुकसान ही है। तो देश के, हालांकि अपन प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन अभी इनके बराबर अपन नहीं आए। देश के विस्तृत वर्षा निर्भर, विशेषकर शुष्क जो क्षेत्र हैं, ये पूरे के पूरे बारिश पर डिपेंडेंसी इनकी। तो इनमें अधिकतर मोटे अनाज, ये है नहीं भाई, मोटे अनाज, दालें तथा तिलहन की खेती की जाती है, तथा यहाँ इनकी उत्पादकता बहुत कम है। अब आपको पता है जो ड्राई एरियाज़ है, जहाँ पर कम बारिश होती है, और सूखे जहाँ पर सिंचित एग्रीकल्चर मतलब इरिगेशन करना पॉसिबल नहीं है, तो वो सिर्फ बारिश पर डिपेंड होते हैं। और वर्षा पर जो एरियाज़ डिपेंड है वो मोटा अनाज पैदा करते हैं, लेकिन मोटा अनाज की पैदावार हमेशा ही कम होती है प्रति हेक्टर, क्योंकि वो ज़्यादा हो ही नहीं पाता है। तो ये भी कारण है हमारे लिए। ठीक है, तो मतलब कि द वास्ट एंड एरियाज ऑफ कंट्री पर्टिकुलरली ड्राई लैंड्स विच मोस्टली ग्रो कोर्स सीरियल्स, यानी मोटा अनाज, जैसे में अपन दालें हो गई, ज्वार हो गया, ये सब। तो पल्सेज एंड ऑयल सीड है लो यील्ड्स, इस वजह से वहाँ पर वो खेती उतनी अच्छी पैदावार नहीं हो पाती है। तो लो प्रोडक्टिविटी भी हमारे पास में एक मोटा कारण है। फिर है वित्तीय संसाधनों की बाध्यताएं तथा ऋणग्रस्तता, बिल्कुल सही है, यानी कॉन्स्टेंस ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड यानी कि हमारे यहाँ पर क्या है कि किसानों के पास उतना पैसा नहीं है, गरीब किसान है। सरकार से लोन के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इजीली लोन देता ही भी नहीं है। पता नहीं कितने चक्करबाजी, करप्शन, भ्रष्टाचार इतना भरा है कि आप समझ सकते हो, और किसी को लोन मिलता भी नहीं है। इस वजह से किसान लोग जो हैं वो फिर किसी ज़मींदारों से या कोई साहूकारों से पैसा लेते हैं, वो मोटा ब्याज देते हैं, फिर उनको चुका नहीं पाते। तो फिर लोगों का, किसानों का विश्वास उठ गया ज़्यादा कि यार इतने कर्ज में डूब जाएंगे। तो ये भी बड़ा कारण है, पैसा नहीं है। यानी कि आधुनिक कृषि में लागत बहुत आती है, ट्रैक्टर से खेती होती है, सब कुछ मशीनरी आ गई, तो सीधी सी बात है, ऐसा तो नहीं किसान के पास खुद के ट्रैक्टर होते हैं, वो ट्रैक्टर बुलाएंगे, वो खेती करेंगे तो पैसा लेंगे। और फिर अनाज, अच्छी क्वालिटी का अनाज भी बहुत महंगा आता है, जब वो बीजेंगे तब अच्छी क्वालिटी का बीज होना चाहिए। मतलब हर जगह, फिर भी बिजली का बिल आएगा, हर तरह से बिल और मतलब पैसा लगता है। तो आज की खेती करना बहुत महंगी हो गई। पहली खेती सस्ती थी क्योंकि बैलों से होती थी, सब कुछ खुद ही करते थे। तो ये कारण हो गया। आधुनिक कृषि में लागत बहुत आती है, यानी कि दीज इनपुट्स ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर आर वेरी एक्सपेंसिव। और सीमांत और जो छोटे किसान हैं, जिनके पास 5 बीघा, 3 बीघा, 10 बीघा ज़मीन है, उनकी बचत बहुत कम या न के बराबर है। ज़मीन इतनी सी है, क्या पैदा करेंगे। और इन समस्याओं से उबरने के लिए बहुत से किसान विविध संस्थाओं तथा महाजनों से ऋण लेते हैं। महाजन मतलब जो सेठ मोटे लोग होते हैं उनसे। एग्रीकल्चर सेविंग ऑफ द मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स आर वेरी लिटिल और नेग्लिजिबल। द ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स मेनी फार्मर्स टेक लोन्स फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूशंस एंड मनी लेंडर्स। उनसे लोन लेते हैं, और सीधी सी बात है, अगर इन अलग अलग संस्थाओं से या फिर मनी लेंडर से लोन लेंगे तो ब्याज लगेगा ज़्यादा।
सरकार अगर ब्याज देती है, सरकार तो ब्याज बहुत कम लेती है, ना के बराबर लेती है, कभी कभी तो वो ब्याज भी माफ़ कर देती है, लेकिन सरकार हर किसी को लोन भी तो नहीं देती, ये समस्या है। तो कृषि से कम होती आय तथा फसलों के खराब होने से वे कर्ज के जाल में फंस। अब चलो ठीक है, किसानों ने किसी से 1 लाख रुपए उधार लिए और खेती करी, अब खेती पैदावार हुई नहीं, क्या पता फसल खराब हो गई, ज़्यादा बारिश हो गई तो सड़ गल गई, या फिर ज़्यादा ठंड पड़ने से वो जल गई, जिसे अपन बोलते हैं पाला पड़ गया, पाला पड़ने से भी फसल नुकसान होता है। अब वो किसान कहाँ से चुकाएगा जब फसल तो खराब हो गई, और जबकि उसने 1 लाख रुपए लोन ले लिया था, किसी से ब्याज पे ले लिया। तो ये सब कारण है हमारे यहाँ पर जिससे हम एग्रीकल्चर उतनी नहीं कर पाते। दे आर गेटिंग ट्रैप्ड इन द डेब्ट ट्रैप ड्यू टू लो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड फेल्योर ऑफ क्रॉप्स। ये सब कारण भी हमारे यहाँ पर है। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा है भूमि सुधारों की कमी भी है। पहले ये सिस्टम आपको पता, अपने पढ़ा भी था अंग्रेजी राज के अंदर क्या होता था। ये कुछ प्रथाएं थी। 3 भू राजस्व प्रणालियां पहले चलती थी अंग्रेजी शासन के दौरान, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी और जमींदारी, है ना। तीनों वो है, ये क्या करते थे, इन किसानों से खेती करवाते और उसके बदले में यानी कि मोटा टैक्स लेते थे, यानी कि 50% प्लस। ऐसी जमींदारी प्रथा किसानों के लिए सबसे अधिक शोषणकारी, मतलब शुरू से ही किसान दबा हुआ है, शुरू से अंग्रेजों के राज से किसान दबा हुआ है। और कहते हैं ना, जिसकी जड़ें कमज़ोर हो ना, तो वो उतने अच्छा पेड़ नहीं बन पाता है। ऐसा मान लीजिए नींव अगर कमज़ोर तो उतना फिर बड़ा मंजिल के मकान नहीं बना सकते। तो इनकी नींवें अंग्रेजों के राज से ही कमज़ोर है। अब मैं तो कहता हूँ अंग्रेजों से पहले राजाओं का राज था, वो भी इन्होंने भी किसानों का बहुत शोषण किया है। राजा बैठा बैठा खाता था, किसानों से भयंकर तरीके से मन मर्जी करे, फसल हो या ना हो, वो ज़बरदस्ती से उनसे जो राजस्व रेवेन्यू लेता था। तो शुरू से ही जो किसान है वो शोषणकारी रहे हैं। किसानों के बारे में आज भी गवर्नमेंट उतना नहीं सोच रही है। आज भी सरकार करप्शन में डूबी हुई है, पूरा भ्रष्टाचार है सब जगह, किसानों के लिए कोई भी उतना नहीं काम कर रहा है। तो ये शुरू से दबे हुए हैं। अमंग द 3 रेवेन्यू सिस्टम ऑपरेशनल ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, इट मीन्स महलवाड़ी, रैयतवाड़ी और जमींदारी। द लास्ट वन वॉज मोस्ट एक्सप्लोरेटिव फॉर द पीजेंट्स। ये सब कारण है। फिर हमें मिली आज़ादी, तो आज़ादी अंग्रेज भगा दी अंग्रेजों को। तो फिर स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधारों प्राथमिकता दी गई कि अब चलो हम आज़ाद हो गए, अब हम भूमि सुधार करेंगे, किसानों के लिए अच्छी पैदावार हो वो करेंगे। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस लैंड रिफॉर्म्स वर अकॉर्ड प्रायोरिटी, तो हमने इसको प्राथमिकता दी, प्रायोरिटी दी। बट लेकिन ये सुधार कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण पूर्ण फलीभूत नहीं हुए, क्योंकि हमारी जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, 5 साल ये सरकार, 5 साल ये सरकार, 5 साल ये सरकार, बस ऐसा हो गया सिस्टम। तो वो मनचाहा काम करते हैं। भयंकर करप्शन, 2-2 हज़ार करोड़ का अपन देखते हैं एमएलए पर, मंत्रियों पर कितना भयंकर तरीके से आरोप लगते हैं। उन्हीं की सरकारें बचा लिया जाता है, बड़े बड़े मंत्री वरना आज जेल में होते, लेकिन कोई नहीं सुनता। तो इतना जो करप्शन है, इस वजह से क्या होता है कि कोई सी भी पॉलिसी आप किसानों के लिए लेके आ जाओ, नहीं फलीभूत होती, वो प्रॉपर काम होती नहीं है। ये बड़ा कारण है। तो हम कुछ काम तो कर रहे हैं, लेकिन ये है राजनीतिक इच्छा शक्ति, समझ पा रहे हो, जिसकी सरकार वो मनमर्जियाँ वाला सिस्टम हो गया। और फिर हो गया कि भूमि सुधारों के लागू न होने के कारण कृषि योग्य भूमि का असमान वितरण जारी रहा, जिससे उतना अच्छी जो किसान है वो विकास नहीं कर पाए, उनकी प्रॉब्लम्स पैदा बनी हुई है। तो ये भी हो गया। लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स हैज रिजल्टेड इन कंटिन्यूएशन इन इक्वेशंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेबल लैंड विच इज़ डिटरमेंटल ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ये सब कारण है, क्योंकि ये पॉलिटिकल विल का, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल का, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल का ये मेन कारण हो गया। राजनीतिक अपने मन मर्जी से काम करते हैं, वो अपन देखते भी हैं। इस वजह से भी हम भूमि सुधार अच्छे काम नहीं कर रहे, यानी कि जो लैंड रिफॉर्म्स के काम है वो नहीं अच्छे से हो रहे। 5वां है, बहुत बढ़िया पॉइंट है, छोटे खेत तथा विखंडित जोत, स्मॉल फार्म साइज एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। यानी कि भारत के अंदर ऐसे खूब सारे छोटे किसान हैं जिनके पास में ज़मीन कम है और वो भी बिखरी हुई हो रहे, ऐसे लोग भी हैं। जैसे किसी के पास में 1 हेक्टेयर ज़मीन, 1 हेक्टेयर मतलब लगभग 3.25 बीघा 4 बीघा समथिंग ज़मीन होती है। तो यानी कि एक किसान के पास में यहाँ ज़मीन है 1 हेक्टेयर या 5 हेक्टेयर मान लो, फिर बीच में सड़क वड़क जा रही है और फिर 2-3 किलोमीटर दूर पर यहाँ पर उसके पास में 6 हेक्टेयर और ज़मीन है। 5 हेक्टेयर यहाँ ज़मीन है, 6 हेक्टेयर यहाँ ज़मीन है, जबकि मालिक एक ही है, किसान एक ही है। और वो कैसे खेती बाड़ी करेगा, बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए खेती बाड़ी करना। और मतलब उतना वो ध्यान भी नहीं रख पाता, क्योंकि खेती बाड़ी जहाँ पर भी की जाती है इकट्ठी होगी तो उसका ध्यान रखा जाएगा, बार बार फसल को देखा जाएगा, सुबह शाम डेली देखा जाएगा, लेकिन दूर दूर होगी तो फिर उतना नहीं हो पाता। इसलिए सरकार फिर कुछ काम भी करती है इसके लिए। सरकार इसके लिए क्या करती है, इनको चकबंदी बोलते हैं। चकबंदी का मतलब हो गया कंसोलिडेशन, चकबंदी।
यानी कि चकबंदी का मतलब है ऐसी ज़मीन जो बिखरी हुई है किसानों के पास में, उनको इकट्ठा कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए। भले ही थोड़ी बहुत कम ज़्यादा 19-20 चल जाएगी, लेकिन वो किसान भी राजी हो जाएंगे, वो भी सहमत है कि हाँ बिल्कुल हम खेती कर लेंगे। इसे चकबंदी बोलते हैं, ताकि ईजिली प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके, एक किसान अपनी खेती पर प्रॉपर तरीके से ध्यान दे सके। लेकिन खूब सारी ऐसी कमियां हैं, खूब सारे स्टेट या राज्य ऐसे हैं जहां पर एक बार भी चकबंदी या फिर आप कंसोलिडेशन कह सकते हो नहीं हुआ है, एक बार भी कंसोलिडेशन नहीं हुआ है, या फिर कहीं पर एक बार हुआ है तो हुआ भी है तो वापस दोबारा नहीं हुआ, क्योंकि हो सकता है ना फिर और किसी की और प्रॉब्लम आ गई, परिवार बढ़ रहे हैं, जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो और भी तो प्रॉब्लम हो सकती है, ज़मीन का और बिखराव हो रहा है। तो ऐसी समस्याएं सब हैं। छोटे खेत और विस्थापित विखंडित जोत है, उनके अंदर भी सरकार कुछ काम कर रही है और करना चाहिए, भी हमारे लिए एक समस्या है। ध्यान से पढ़ना। कैसे कि भारत में सीमांत तथा छोटे किसानों की संख्या अधिक है, यानी कि देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स इन द कंट्री। ठीक। दूसरा, बढ़ती जनसंख्या के कारण इनका औसत आकार और भी सिकुड़ रहा है, पॉपुलेशन दिनों दिन बढ़ रही है, जमीन और ज़्यादा सिकुड़ती जा रही है, कम होती जा रही है। द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इज श्रिंकिंग अंडर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन प्रेशर। इसलिए भारत में अधिकतर भूजोत, यानी भूजोत का मतलब है जो जमीन जोतने योग्य है वो बिखरी हुई है। भू का मतलब जमीन, जोतने योग्य, जोत का मतलब जोतने योग्य, वो जो जमीन है वो बिखरी हुई है। फर्दरमोर इन इंडिया द लैंड होल्डिंग आर मोस्टली फ्रेगमेंटेड, मतलब वो बिखरी हुई है। इसलिए कुछ राज्यों में तो एक बार भी चकबंदी नहीं हुई है। चकबंदी मैंने बता दिया, ऐसा मर्ज करना, जमीन को इकट्ठा करना, नहीं हुई है। और अगर वे राज्य जहाँ एक बार चकबंदी हो चुकी है वहाँ वापस से फिर से चकबंदी की आवश्यकता है, क्योंकि अगली पीढ़ी में भूमि बंटवारे की प्रक्रिया ने भूजोतों का दोबारा विखंडन हो गया है। भाई पीढ़ियाँ बढ़ रही है, ज़मीन का बंटवारा होता जाएगा तो फिर से प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन वहाँ पर भी फिर से जो है चकबंदी नहीं हुई है। तो ये भी है कि ये सेकंड अपन यहाँ पढ़ेंगे, इवन द स्टेट वेयर इट हैज़ बिन कैरिड आउट वंस सेकंड कंसोलिडेशन इज रिक्वायर्ड एज लैंड होल्डिंग्स हैव fragmented again in the process of division of land among the owners of next generation. The small size of fragmented land holding are uneconomic. ये सब कारण है। तो मेरे हिसाब से चकबंदी अलग से पूछी जा सकती है। चकबंदी का मतलब कंसोलिडेशन, तो आपको अलग से वर्ड में ये जानना है कि वो चकबंदी का मतलब होता है सरकार के द्वारा की गई एक प्रोसेस है जिसके अंदर किसानों की जो बिखरी हुई ज़मीन होती है, ठीक है, भूजोत, जो उनको मतलब खेती बाड़ी के लिए यूज़ करते हैं, बिखरी हुई ज़मीन को इकट्ठा करना, मर्ज करना चकबंदी कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद में नंबर 6, वाणिज्यीकरण का अभाव, लैक ऑफ कॉमर्शलाइजेशन, यानी अधिकतर किसान अपनी ज़रूरत या स्वयं उपभोग हेतु, बस कुछ मेरे किसान ऐसे हैं उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है ना ज़मीन है, वही सोचते हैं कि भाई अपने खाने के लिए कर लो बस बहुत है। उनको देश से क्योंकि हालांकि उनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है भी अगर, तो भी उतना ही करते हैं जितना उनको ज़रूरत है, जो कि एक गलत चीज़ है, क्योंकि जितनी ज़्यादा पैदावार हो उतना अपने देश के लिए ठीक है, हमारे देश के लिए तो सही है ना, मतलब करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पा रहे। इन किसानों के पास में अपनी ज़रूरत से अधिक उत्पादन के लिए पर्याप्त भू संसाधन है ही नहीं। कर सकते हैं, करना चाहते भी है, लेकिन भू संसाधन नहीं है। ठीक है, यानी कि ए लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस क्रॉप फॉर सेल्फ कंजप्शन, तो सोचते हैं ठीक है तो अब हमारे लिए जितना हो रहा है उतना बहुत है। तो दीज फार्मर्स डू नॉट हैव इनफ लैंड रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस मोर देन देयर रिक्वायरमेंट्स। व्यापक अल्प रोजगार, ये भी बड़ी समझ, अल्प रोजगारी। भारतीय कृषि में विशेषकर असिंचित क्षेत्र जहाँ पर है, मतलब जहाँ पर पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, वहाँ बड़े पैमाने पर अल्प रोजगारी पाई जाती है। इन क्षेत्रों में ऋत्विक बेरोजगारी है। ऋत्विक का मतलब ये होता है कि जब बारिश होती है 4 से 8 महीने तक बेरोजगारी रहती है, फिर 4 महीने उनको रोजगार मिल जाता है, बाकी बेरोजगारी बैठे रहते हैं। कैसे कि बारिश पर डिपेंड खेती होती है, बारिश जब होती है, खेती जब करते हैं तब तो उनके पास में काम है, वरना पूरे दिन ठाले बैठे रहते हैं, करें क्या। तो ये भी एक समस्या है। तो वास्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट, तो देयर इज़ ए मैसिव अंडर एम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया, particularly in the unirrigated tracts. In these areas there is a seasonal unemployment ranging from 4 to 8 months, 4 से 8 महीने। ये सीजनल, ऋत्विक का मतलब ऋतुएं, जैसे कि वर्षा की ऋतु है, ऋत्विक, ये सीजनल, ये बेरोजगारी है। और अपना लास्ट 8वां टॉपिक है, समस्या है, वह कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण भी है। डिग्रेडेशन ऑफ कल्टिवेबल लैंड, यानी कृषि भूमि का एक बड़ा भाग जलांकता, लवणता, मृदा भारत के कारण बंजर हो चुका है। बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा खूब सारी, जैसे कि जितने भी फर्टाइल कीटनाशक दवाइयों का यूज़ करते हैं ना,
पैदावार तो अच्छी हो जाती है लेकिन ज़मीन का सत्यानाश हो जाता है, क्योंकि ज़मीन जो है उनकी फर्टिलिटी खो चुकी होती है, वो ऊपर एकदम पथरीली लेयर बन जाती है जिससे बिल्कुल उसका उपजाऊपन खत्म हो गया। और फिर एक बात और सुन लो, पहले क्या होता था कि पहले के किसान बड़े आराम से सोच समझ के खेती करते थे कि जैसे इस बार उन्होंने अगर बाजरा या कुछ कर लिया तो, या फिर कोई गेहूँ वगैरह बो लिए, तो सेकेंड टाइम जब वो वर्षा के सीजन में बोएंगे तो वहाँ पर दालें बोते थे। और जिस खेत में दाल होती है, ध्यान सुना है ना, दालें बोने का मतलब है दालें जो है वो खेत को फर्टाइल बना देती है। मैंने कल बताया था वो उपजाऊपन ज़्यादा होता है दालों में, लेकिन दालों की पैदावार कम होती है, प्रति हेक्टर दाल कम पैदा होती है। तो लोग, जबकि किसानों को क्या चाहिए, अब मुनाफा चाहिए, इसलिए वो दाल को बोते ही नहीं, दाल को कम बोते हैं। इस वजह से खेत हो गए खराब। ओपन पढ़ेंगे इसके अंदर, ये पूरी ध्यान रखना इस चीज़ का, बड़े समझने वाला पॉइंट है। लवणता और मृदा क्षारता के कारण बंजर हो चुका है ज़मीन, मतलब कोई काम की नहीं, लेयर सी बन गई है। ए लार्ज ट्रैक ऑफ एग्रीकल्चर लैंड हैज़ लॉस्ट इट्स फर्टिलिटी ड्यू टू एल्कलाइजेशन एंड सैलिनेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर लॉगिंग। बार बार पानी दे रहे हैं, साल में 3-3 फसलें कर रहे हैं, तो उनके ऊपर एक चादर सी बिछ गई, ज़मीन खत्म हो गई, फर्टिलिटी उसकी खत्म हो गई। फिर अपन कीटनाशक रसायनों का अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं, इसमें मृदा जो है उसमें जहरीले तत्वों का सांद्रण हो गया, मिक्स हो गया सब कुछ। और आपको पता है ज़मीन में लेयर होती है 1-2 ऐसे लेयर, तो यहाँ अपन इस फर्स्ट वाली लेयर के अंदर अपन ये ऊपर से छिड़कते हैं तो वो नीचे पहुँचते पहुँचते सेकंड लेयर को भी डिस्टर्ब करें, मतलब पूरी की पूरी ज़मीन की फर्टिलिटी खत्म हो गई, क्योंकि इतनी सारी अपन दवाइयाँ कीटनाशक छिड़क रहे हैं, तो जहरीली ज़मीन बन गई। Excessive use of chemicals such as insecticides and pesticides has led of concentration in toxic amount in the soil profile। ठीक है, फिर सिंचित क्षेत्रों के फसल प्रतिरूप जैसे कि दलहन जो है, लेग्यूम, वो विस्थापित हो गई है। मतलब आज के लोग दलहन का मतलब दाल वाली फसल, जो दालें होती है, यानी कि जो अपन बात करें लेग्यूम्स ऑफ द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ द इरीगेटेड एरियाज हैव बीन डिस्प्लेस्ड, यानी कि अपन ये लेग्यूम जो हैं, लेग्यूम बोल दो चाहे दलहन वाली बोल दो, जहाँ दालें होती है, दलहन जो थी वो विस्थापित हो गई है। विस्थापित का मतलब वहाँ से हट गई है। इसका मतलब ये है कि पहले आज के लोग करते हैं सिंचित क्षेत्र हो गया मोस्टली, यानी कि किसानों को सिर्फ मुनाफे वाली फसल चाहिए, दालों को कम बोते हैं क्योंकि दालों में मुनाफा कम है। लेकिन इस वजह से जो दालों का कम हो गया, तो दालें कम बोने की वजह से ज़मीन की फर्टिलिटी खत्म हो गई, जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये भी एक बड़ा कारण है। इससे क्या हुआ कि विस्थापित हो गई, मतलब दलहन जो लेग्यूम था वो खत्म हो गया। इस वजह से भूमि में पुनः उर्वरकता पाने की जो प्राकृतिक प्रक्रिया वो अवरुद्ध हो गई। भाई जैसे अपन दाल बोते थे, तो प्राकृतिक प्रक्रिया का मतलब होता है अपन दाल बो दी, दालों को अपने काट भी ले, उसको जड़ें वगैरह अंदर रहती थी, उससे ज़मीन की फर्टिलिटी उर्वरकता वापस मिल जाती है उस ज़मीन को, और नेक्स्ट ईयर जब हम वापस फसल करेंगे तो ज़मीन उपजाऊ मिलती है हमें। लेकिन अब ये दलहन तो खत्म ही हो गया, किसानों को तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा वाली फसल चाहिए। इस वजह से प्रक्रिया जो है, मतलब जो फर्टिलिटी ज़मीन की होती थी वो बंद हो गई। और अब क्या हुआ, जैसे कि नाइट्रोजन यौगीकरण, ये सब समस्याएं अपन देखते ही हैं। एक ज़मीन टाइट हो जाती है ऊपर से, और मतलब वो फर्टिलिटी उसकी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है, ये भी बड़ा कारण है। दिस हैज़ ऑब्लिगेटेड द प्रोसेस ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजेशन सच एज नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये सब कारण है। इस वजह से भी जो हमारी 7-8 समस्याएं हैं, अगर आपको सबसे पहले तो 7-8 पॉइंट याद होने चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, कौन कौन सी? हेडिंग, पहला काम तो है अनियमित मानसून पर निर्भरता, यानी कि डिपेंडेंस ऑफ इरेटिक मानसून। सेकंड, निम्न उत्पादकता, लो प्रोडक्टिविटी। वित्तीय संसाधनों की बाध्यताएं तो ऋणग्रस्ता, यानी कि कंस्टेंस द फाइनेंस रिसोर्सेज एंड इंडेबिटेंस। ठीक है, भूमि सुधारों की कमी, लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। फिर छोटे खेत विखंडित जोत, स्मॉल फॉर्म साइज एंड फ्रेगमेंटेशन। वाणिज्यकरण का अभाव, यानी कि लैक ऑफ कमर्शलाइजेशन। व्यापक अल्प बेरोजगारी, वास्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट। और कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण, यानी कि डिग्रेडेशन ऑफ कल्टिवेबल लैंड। ये 8 पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 पहले हेडिंग याद करनी है, फिर 2-3 लाइन अगर मैंने आपको जैसे पॉइंट लिखवाए हैं उन पॉइंट्स को याद कर लेना। बहुत ही शानदार सा चैप्टर था, बड़े शानदार तरीके से 6 पार्ट के अंदर मैंने इसको कंप्लीट किया है। आई थिंक ये चैप्टर आपको भी बहुत इंपॉर्टेंट लगा होगा, और यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और मेरे साथ के साथ आपने नोट्स भी बना लिए होंगे। जल्द ही संडे को इसका टेस्ट होगा, या हिस्ट्री का किसी का भी टेस्ट हो सकता है, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और कल आपको बताइए, कल आपका हिंदी का टेस्ट है, जो आपके चैप्टर 6 से लेकर 10 तक का है। उसमें आपको ज़रूर सभी को शामिल होना है, और अपनी जो कहता है ना कि अपनी स्टडी को परखना है। ठीक है, ओके।